नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूज़ के बारे में। हमने इसके बारे में इससे पहले ये बात की थी कि कैसे न्यूज़ में रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है, किन परिस्थितियों में इन्हें किया जाता है और इन्हें करते हुए किन सावधानियों को भी दिमाग में रखने की ज़रूरत है। रिकंस्ट्रक्शन करते हुए कई तरह के आर्टिफिशियल एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है, चाहे वो ग्राफिक्स हो या फिर एनिमेशन। आज मैं आपसे इसी बात को आगे ले जाते हुए रिकंस्ट्रक्शन के अलग अलग पहलुओं पर बात करूंगी। क्राइम रिलेटेड प्रोग्राम्स डिपेंड ऑन एक्सट्रैक्शंस ऑफ वीडियो फ्रॉम अदर मीडिया सच एज फिल्म, टेलीसीरियल्स with graphics, illustrations and reenactment. During accidents or crisis, television channels mostly depend on visual reconstruction to represent the story, as these stories are reported only after they happen. The use of visual effects and graphics meet the needs of the audience for entertainment, information and edutainment. Channels aim to make their way of presenting news better than the others in the face of increased TRP competition, and they usually do it by diving into the creative ocean. तो होता यह है कि जैसे अगर कोई ट्रेजेडी है और उसे रीएनेक्ट किया गया है, कई बार उससे जनता को इन्फॉर्मेशन मिलती है, या कोई ऐसी घटना है जिसको एनालाइज किया जाता है और उसे एनेक्ट किया गया है या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए बताया गया है, तो भी उसकी लोकेशन, उस घटना के बारे में जानकारी जनता तक आती है। लेकिन जब भी एनेक्टमेंट असल में सिर्फ टीआरपी या फिर वो एंटरटेनमेंट को जोड़ देती है क्राइम के साथ, तब एक समस्या खड़े होने के चांसेस काफी हद तक हो जाते हैं। इसी तरह कई बार क्राइम शोज के साथ कई अलग विधाओं को जोड़ दिया जाता है। कभी कभी उसे एक पॉडकास्ट के जरिए, सीरियल्स के जरिए, एक लंबी सीरीज के जरिए, सस्पेंस थ्रिलर्स के जरिए भी पेश किया जाता है। फॉर सस्पेंस एंड मिस्ट्री ड्रिवन स्टोरीज, द डिस्टॉर्शन ऑफन फाउंड इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैन क्विकली कन्वे दैट नॉट ऑल इज एज इट सीम्स। कई बार ये शोज वो भी दिखाते हैं जो असल में हकीकत नहीं होती। While crime dramas have number of plots, crime drama theme songs are often empathetically relaxed. कई बार ये भी होता है कि क्राइम से जुड़े हुए संगीत, उसकी स्क्रिप्ट, उसका डायलॉग राइटिंग कुछ ऐसा होता है कि क्राइम से बड़ा उसका रिप्रेजेंटेशन दिखने लगता है। यहाँ एरिक्सन की एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगी। We live in a dramatized world where the media are participants in the processes they represent. The language used in a news report is critical in constructing the consumer's reality and perception of crime. Crime is generally seen as a series of dramatic images such as murder, rape, terrorism, etc. shoot through our overburdened minds. It is seen as an unknown and feared creature, as a criminal, a hapless and pitiful victim, and an overtly dramatic crime scene. This imagination is given a definite representation by television broadcasts of the crime. घोष एंड मुखर्जी की ये जो डेफिनेशन है, ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूज़ का एक तरह से सार प्रस्तुत करती है, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन में एक डर, एक फियर, एक तरफ एक क्रिमिनल, दूसरी तरफ विक्टिम और तीसरी तरफ ड्रामेटाइजेशन, इन सब के साथ मिलाकर बना दी गई इमेजिनेशन से जनता के दिमाग में कई बार जो असर पड़ता है वो बहुत सालों तक भी मौजूद रह सकता है। ग्रियर ने 2005 में ये कहा और पाया that all media tends to exaggerate the extent of violent crime, despite the fact that most crime is fairly routine, trivial and non-dramatic. TV programs often pick up more serious and violent offenses like sexual assault, murder or armed robbery with reconstructions giving quite a frightening insight into the crime. This focus on the dramatic side of crime is a routine feature on TV programs or films as well as news reports and gives a false and misleading impression of the real extent of such crimes. कई बार क्राइम शोज या फिर न्यूज़ के अंदर ही
रिकंस्ट्रक्शन इस तरह होती है कि वो असल घटना से बहुत दूर होती है, लेकिन जनता उसे देखकर उसी के आधार पर अपनी एक विचारधारा बना लेती है जो हो सकता है पूरी तरह से सही ना भी हो। ये भी कहा जाता है कि रिकंस्ट्रक्शन के साथ जब मीडिया ट्रायल आपस में जुड़ जाती है तो उसका भी जुडिशियल प्रोसेस पर असर पड़ने के आसार हो सकते हैं। इसीलिए रिकंस्ट्रक्शन को लेकर यह हर बार कहा जाता है ये चुनौतीपूर्ण है और दूसरा इसका तथ्यपरक होना जरूरी है। Such programs retell the story melodramatically to make the viewer enjoy the program as well as use it as a tool to inform viewers regarding the seriousness of a particular issue. This way prompts the viewer to enjoy the thrill of the gruesome crime and the knowledge that the culprit is still free. ऐसा भी बहुत बार हुआ कि किसी एक ग्रूसम क्राइम, किसी विद्रूप क्राइम को इस तरह प्रस्तुत किया गया कि कई लोग जैसे उसे एंजॉय करने लगे। ये भी अपने आप में बहुत ही खतरनाक और अकल्पनीय स्थिति है। There is a very thin line between spreading awareness and sensationalism when it comes to this genre. Though the concept may be appreciated, the negative impact is hardly taken into consideration. These shows tend to desensitize people to crime. Therefore, sometimes, even if a murder takes place in front of their eyes, people will take photographs rather than other preventive action. Viral videos of crimes are spreading and breaking down the wall between the real and the virtual. ये इसके खतरे हैं। बहुत ज़्यादा representation of crime से कई बार insensitivity भी जनरेट होती है और बहुत बार ऐसा भी होता है कि क्राइम सीन में अगर अचानक कुछ हुआ कहीं सड़क पर, कहीं खुली सड़क पर, तो लोग वहाँ मदद करने की बजाय वीडियोस बनाने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये भी एक तरह का जर्नलिज्म है। To avoid sensationalism and scenes provoking violence, they are put under scrutiny by various agencies like the Censor Board, which monitors the projection of the content of a TV show and web series. यही वजह है कि अब सोल्यूशन के आधार पर अगर हम बात करें तो नेशनल ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन टेलीविजन के लिए और फिल्म के लिए सेंसर बोर्ड ये इस बात पर ध्यान रखते हैं कि कहीं रिप्रेजेंटेशन में मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो। द न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन यानी कि NBA represents the private television. ये बात मैं आपसे इसलिए साझा कर रही हूँ कि एक स्टूडेंट के नाते ये आपको मालूम होना चाहिए कि टेलीविजन का काम भले ही एक वॉच डॉग के तौर पर काम करना है, लेकिन इस वॉच डॉग के ऊपर भी एक वॉच रखने का काम NBA करता है। NBA was established in 2008 and the association was set up to deal with operational regulatory, technical and legal issues affecting news and current affairs channels. NBA represents a unified and credible voice before the government on matters that affect the growing industry. And its mission is to serve as the eyes and ears of the private news and current affairs broadcasters, to lobby on its behalf and to act as a central point of joint action on matters of interest. जब भी रिकंस्ट्रक्शन में भी गलतियां होती हैं या किसी ऐसी तरह की स्टोरी को मिसरिप्रेजेंट किया जाता है तो NBA सामने आकर प्राइवेट चैनल्स को खास तौर पर हिदायतें दे सकता है। इसीलिए मैं एक ब्रीफली आपसे भी शेयर करना चाहती हूँ कि NBA के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। The objectives of NBA are to promote, aid, help, encourage, develop, protect and secure the interests of the news broadcasters in the Indian television industry and other related entities, to promote awareness about the latest developments in the television industry, to disseminate knowledge amongst its member and the general public regarding developments, to provide for the members a place for meeting so as to enable them to work in consensus to achieve common goals for overall betterment of the industry, and to have a common platform or a forum at which they may air their grievances and arrive at solutions, to protect all members or persons from persons or entities who carry on unfair or unethical practices or who discredit
the television industry. It also tries to implement and to bring into some action that no objects of the company to be carried out without obtaining prior approval from the concerned authority whenever required. None of the main objects shall be carried out on a commercial basis. तो इसलिए जब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूज की हम बात करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसके लिए भले अलग अलग एलिमेंट्स उस काम करते हों और मीडिया उसके जरिए टीआरपी को लाने की कोशिश करता हो, लेकिन मीडिया रेगुलेटरी बॉडीज की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस कंटेंट को ध्यान से देखें और किसी भी तरह की गलती होने पर उस पर तुरंत कार्रवाई करें। इसलिए अब मैं आपको ब्रीफली ये भी बताना चाहूंगी कि मीडिया रेगुलेशन क्यों काम करती है, किस तरह काम करती है। सो 4 तरह की मीडिया रेगुलेशन है। एक तो है कंप्लीट रेगुलेशन, wherein there is no freedom is given to media and government keeps checking its content. Second is co-regulation, wherein a non-state regulatory system links up with state regulation. Third one is the statutory regulation, wherein there are specified regulations being administered and enforced by the state through the statutes. And the fourth type of regulation is self-regulation, which involves regulations being administered and enforced by media regulatory bodies themselves through internal policies. और जब मीडिया रेगुलेशन की हम बात करते हैं तो वो इन एरियाज के साथ डील करता है: स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सेस, कंडक्ट एंड कंटेंट। अब आपने देखा कि कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है और खास तौर पर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं: रेगुलेटिंग मीडिया इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट, यानी अगर आप किसी तरह का रिकंस्ट्रक्शन देख रहे हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, सरकार के इंटरेस्ट में नहीं है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जा सकती है और की जानी चाहिए। Regulating media in public interest, in the combined interest of the state and the owner, completely bypassing the interests of the public and or the nation. If they are doing it, then there must be some action. The media regulatory body is supposed to keep in mind the interest of the state, of the country and public interest. इसके अलावा कई बार ऐसा भी आपने होते हुए देखा होगा, जिसका जिक्र मैंने इससे पहले भी किया, कि रिकंस्ट्रक्शन करते हुए पूरी तरह से एस्थेटिक सेंस उसका बदल दिया जाए, उसकी लोकेशन बदल दी जाए, उसकी सच्चाई में कई तरह का घालमेल कर दिया जाए, या वॉइस रिकॉर्डिंग्स कुछ ऐसी ऐड कर दी जाएं जिसमें पूरी तरह से कल्पनाशीलता है, तो उनके लिए भी ये साफ है कि उसे फिर न्यूज़ की कैटेगरी में ना रखा जाए, वो एक फिक्शन है। रिकंस्ट्रक्शन करते हुए ये ध्यान में रखना जरूरी है कि क्या आप फिक्शन परोस रहे हैं या फिर आप न्यूज़ को परोस रहे हैं। इसी तरह प्रोग्रामिंग में और ब्रॉडकास्टिंग में कई बार कैटेगरीज को भी ध्यान दिया जाता है, जैसे कि कौन सी अनरिस्ट्रिक्ट व्यूइंग है, पेरेंटल गाइडेंस में दिखाई जाने वाली चीज़ है, बच्चों के लिए देखना क्या उसका मना है, क्या क्राइम शो में ऐसे शॉट्स दिखाए जा रहे हैं जो ग्रूसम हैं, जो बहुत वायलेंट हैं, जिससे किसी तरह की वायलेंस हो सकती है या डेंजरस बिहेवियर आ रहा है, तो उसमें भी रिकंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। बीते कई सालों में ऐसी कई घटनाएं हुई जब सरकार ने, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने सामने आकर कई चैनल्स को नोटिसेस भी इशू किए, जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया कि मीडिया को इट हैज टू बी कॉशियस इन द वे दे आर प्रोजेक्टिंग सर्टेन केसेस ऑफ क्राइम। इसी तरह 2013 में भी एक प्राइवेट टेलीविजन चैनल को क्राइम शो को लेकर एक मेमोरेंडम इशू किया गया था। इसके अलावा जब निर्भया के मामले में, तो आपको याद ही होगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने मार्च 2013 में एक एडवाइजरी इशू की थी सभी टीवी चैनल्स को कि जो उससे लिंक्ड जो डॉक्यूमेंट्री थी उसको प्रस्तुत ना किया जाए, क्योंकि वो वायलेंस क्रिएट कर सकती थी, स्पेशली अगेंस्ट वुमेन, और उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था, एंड इट वाज आल्सो सीन एज अ थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑफ द कंट्री। इसके अलावा प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स से ये भी कहा जाता है कि प्रोग्राम एंड एडवर्टाइजिंग कोड्स आर प्रिस्क्राइब्ड, दे मस्ट फॉलो बाय दैट कोड ऑफ कंडक्ट।
कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्राइम शो के रिकंस्ट्रक्शन से कोई एक हिस्से में कोई फायदा भी हो सकता है, जैसे कि एक जगह ये कहा गया है कि व्यूअर्स वाचिंग न्यूज चैनल्स टेंड टू मूव अवे इफ द न्यूज आइटम डजंट इंटरेस्ट देम, बट विद प्रोग्राम्स व्हिच हैज न्यू कंस्ट्रक्शन पीपल जनरली स्टिक टू चैनल एंड दस क्रिएट लॉयल व्यूअरशिप बेस। ये चैनलों के अपने मुनाफे के लिए सही बात हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका जनता पर अच्छा असर भी पड़ता हो। इसी तरह usage of graphic elements in news construction makes it easy for people to understand. The addition of visual images makes it more appealing and memorable to the general population. The use of large, bold headlines makes it simple for consumers to grasp the concept. People can get the knowledge they need by looking at facts provided in a tabular manner on screens. मान लीजिए कि कोई घटना है और आपने उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा है और आपने तथ्य परख लिखा 5W1H और आपने उसे रिप्रेजेंट किया है, तो वो जनता को मदद करेगी ये जानने में कि कौन सी घटना कहाँ हुई, कैसे और क्यों हुई। लेकिन यहाँ पर भी वर्ड ऑफ कॉशन ये है कि अगर आप उन 5W1H से आगे जाकर कुछ और करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे सिर्फ आपका मुनाफा हो और जनता को वो मानसिक दबाव देता हो, कानूनी तौर पर सही ना हो, तो वो स्वाभाविक तौर पर आपके लिए और चैनल के लिए परेशानी की वजह बन ही सकता है। एक और बात कि ऐसे क्राइम शोज कई बार क्रिमिनल्स के लिए, अपराधियों के लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। कई अपराधियों ने ऐसा कहा भी है रिकॉर्ड पर कि क्राइम शो से उन्हें किसी चीज को, किसी अपराध को करने की जैसे एक प्रेरणा मिल गई हो। इसी तरह कई बार ऐसे क्राइम शोज में रीएनेक्टमेंट से जो हमारे तंत्र की खामियां हो सकती हैं या जांच परख में कोई खामी हो सकती है जिसकी वजह से कोई अपराधी छूट गया हो, वो दिखाया जाना भी समाज के हित में बिल्कुल नहीं हो सकता। इसी तरह क्रिमिनल माइंडसेट, क्राइम करने की तैयारी से अगर किसी अपराधी या आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को फायदा होता है तो वो भी जनहित में बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर रीएनेक्टमेंट से जनता को अलर्टनेस मिलती है, अवेयरनेस आती है, वो विजिलेंट होते हैं, आसपास की परिस्थितियों को लेकर ज़्यादा जागरूक होते हैं, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर वो ज़्यादा फायदेमंद अपराधियों के लिए है तो ऐसे रीएनेक्टमेंट पर सरकार कभी भी अपनी तरफ से कार्रवाई कर सकती है। इसी तरह कई बार इसकी वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पर पड़ने की संभावना भी होती है। और सीक्वेंस जब हम बार बार बनाते हैं किसी क्राइम शो का और अगर अपराधी वहां से भाग चुका है तो ऐसे क्राइम शो को देखने से वो ज़्यादा अलर्ट हो सकता है, इसकी संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है। कई बार रीएनेक्टमेंट या रिकंस्ट्रक्शन से एक फियर की भावना, डर की भावना, असुरक्षा की भावना भी पैदा होती है, आमतौर पर बच्चों में और बुजुर्गों में। कई बार एक छोटे अपराध को बहुत बड़ी तरह से, बहुत ग्लोरीफाई करके दिखाने से भी समस्या खड़ी होती है। इसी तरह कुछ अपराधों में, जैसे खास तौर पर किडनैपिंग, जब उसको पूरी तरह इनेक्ट किया जाता है तो उससे भी एक आशंका होती है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो उससे कुछ आइडियाज ले लें, ऐसा हो सकता है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, anxiety and certain fears like fear of victimization, fear of survival among the vulnerable audiences can also increase due to over-enactment. There is a chance of visualizing the problems at higher proportions than the reality and can treat our surroundings as the most unsafe place on the earth. ये भी एक समस्या हो सकती है। Sensationalization, fabrication, exaggeration of simple details into complex elements. The real impact of the news reconstruction is evident through the increased preference of the public in sensationalized and fabricated notes. ये बात सही है कि बहुत सारे लोग ऐसे शोज को देखना पसंद करते हैं, लेकिन एक जर्नलिस्ट के तौर पर या एक बडिंग जर्नलिस्ट के तौर पर आपको ये ध्यान में रखना होगा कि इंफॉर्मेशन की क्वालिटी और उसकी ट्रूथफुलनेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खबर का सही मानकों पे उतरा होना ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह क्राइम शोज में सोर्स क्या है, किसके ज़रिए आपने उसे ड्रामेटाइज वे में प्रस्तुत किया है, ये भी जनता के साथ शेयर किया जाना
जरूरी है। मैं आपसे अंत में कुछ और पंक्तियों के साथ इस बात को अपने अंत करूंगी that viewers have always been interested in suspense, thriller and investigative content. Be it in movies or television programs, this is proved from the fact that serials which have crime are popular. But at the same time, that does not mean that reconstruction is always beneficial for the society. Mediated crime and violence through television is creeping into our common rooms, thereby into the mindsets of audiences in an undistinguishable fashion. और इसलिए क्राइम शो जब एक रियलिटी शो से मिक्स होता है, न्यूज़ के साथ मिक्स होता है, रीऑर्गेनाइज तरीके से उसे प्रस्तुत किया जाता है, तो फिर सतर्क होने की ज़रूरत है। In our country, the media is the fourth pillar of our democracy with the responsibility to inform and educate the public. Thus, sometimes the way in which crime shows are presented in news has an impact on both public perception and legislation. In other circumstances, such as when journalists try to create a narrative to make it more exciting, reconstructing news may obstruct this. Both crime entertainment and crime news can be interpreted differently by a wide range of audiences of various ages. These shows aim to warn and inform people about crimes, and the effectiveness of these shows depends on how it is perceived by the viewers. But at the same time, it is important that presenters are equally mindful. Audience should also keep in mind that the reality presented on TV is fiction. They must learn to differentiate between reality from reality television, and if that becomes part of news, then again some sort of awareness is important. तो आज के लेक्चर में आपसे मैंने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूज़, ये क्यों होती है, कैसे इसे किया जाता है, इसकी चुनौतियाँ क्या हैं, सरकार के नियम क्या हैं और एथिक्स के लिहाज से इसकी कवरेज किस तरह से की जानी चाहिए, इन मुद्दों पर मैंने आपसे बात की। ये बात ज़रूर है कि क्राइम शोज़ या रिकंस्ट्रक्शन कई बार एक पॉपुलर कल्चर को जन्म देते हैं, जनता उसे देखना पसंद करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा जनता के लिए फ़ायदेमंद होगी। हम जब मीडिया की बात करते हैं, हम उसे 3 हिस्सों में बांटते हैं: पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, प्राइवेट मीडिया, कम्युनिटी मीडिया। आमतौर पर रिकंस्ट्रक्शन का बड़ा हिस्सा हमें प्राइवेट मीडिया में दिखाई देता है, जिसमें फिक्शन को रियलिटी के साथ जोड़कर न्यूज़ का हिस्सा बनाया जाता है। और जब ऐसे रिप्रेजेंटेशन फैक्चुअल नहीं होते और उन्हें रिपीट करके बहुत बार दिखाया जाता है, तो उससे सामाजिक जो हमारा ढांचा है उस पर असर पड़ सकता है। और इसीलिए मीडिया एथिक्स के लेंस से देखा जाना ज़रूरी है कि जब हम उसे रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वो फैक्चुअल है या नहीं। आप इसमें ज़रूर कह सकते हैं कि बहुत सारे क्राइम शोज़ की शुरुआत में ये लिखा भी जाता है कि हम इसमें रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हमारे फिक्शनल हैं, लेकिन इसके बावजूद सच यही है कि उस एक ग्राफिक के आगे जाकर जनता जब देखती है तो उसका असर ज़्यादा लंबा समय तक रहता है। इसलिए while we talk about reconstruction of news, we have to be careful that what we are showing on television should be completely ethical and should be assessed on the basis of facts. आज के इस लेक्चर को तैयार करने के लिए मैंने बहुत सारे सोर्सेस पर काम किया। हालांकि इस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च कहीं नहीं मिली। बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा और क्लासरूम टीचिंग के अपने अनुभवों को जोड़ा, जर्नलिज्म के अनुभवों को जोड़ा और उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूज़ पर आपसे बात की। ये कुछ लिंक्स हैं जो आप चाहें देख सकते हैं। कुछ एक किताबें भी यहाँ पर लगी हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं और हो सकता है इनसे आपको और भी मदद मिले। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।